अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत की तश्कील के बाद 3 सूबों में वफाक के नुमाइंदे यानी गवर्नर्स के हवाले से जो अहम फैसला है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन गवर्नर सिंध के हवाले से ताहाल फैसला सामने नहीं आया। फिर अगर आप देखें तो गवर्नर्स के इन फैसलों के बाद हमने देखा कि ये भी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का फैसला भी कर लिया, लेकिन इस हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 90% जो अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये चाहते हैं कि वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार की जाए ताकि वो जो इलेक्शन लड़के आए हैं वो अपने उन अवाम के मसाइल हल कर सकें। इसलिए वो जोर दे रहे हैं कि वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो अभी तक इस फैसले के हक में नहीं है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं और उन जमातों को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत भी दी है। अब पंजाब के हवाले से जो फेक न्यूज़ का कानून है या जो दीगर कवानीन है, पंजाब इस हवाले से क्या करने जा रहा है, और फिर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफाक के साथ इख्तिलाफात हैं। फिर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अवामी नेशनल पार्टी के आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और सेनेटर एमल वली खान साहब जो हैं वो पार्टी के सदर बन गए हैं अब इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज के बाद। लेकिन तर्जमान ANP जायद खान साहब जो हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं और तर्जमान रहे, उन्होंने पार्टी का ओहदा अब छोड़ दिया। अब वो नेशनल पार्टी के तर्जमान नहीं रहे। अब इन इख्तिलाफात की वजूहात क्या हैं, ये मामलात क्या थे, ANP के साथ उनके कहाँ वजूहात क्या थी, और क्या इन तमाम इख्तिलाफात की वजूहात या इख्तिलाफात जो थे उन्होंने पार्टी क़यादत के सामने रखे या नहीं, और उनको क्यों पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ा। हम इसी पर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उनसे बात करते हैं। जायद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जायद खान साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, हमने देखा कि आप ANP के साथ रहे और आप सीनियर रहनुमा तर्जमान रहे, सेनेटर रहे, लेकिन क्या वजूहात बनी कि अब आपको पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ा? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। ऐसा है कि चूंकि मेरा 40 साल पॉलिटिक्स में होगी और ये 40 साल के 40 साल मेरा NP से वाबस्ता रही। आज जंग ने भी एक इदारा भी लिखा है, वो फारूक अख्तर जो बहुत सीनियर बंदा है उसने लिखा है, और इसमें हकीकत है। मैं 73-74 में जब कॉलेज में था तब भी इस पख्तूनी सेब का हिस्सा था, और उसके बाद तो फिर जब पोलिटिकल सियासत में आए तो 1990 में मैं पहले बार सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना। इससे पहले जब 88 में खान अब्दुल खान साहब अल्लाह बख्शे वो प्रेसिडेंट थे, तो जब हमारे पार्टी का ब्रोकन हुआ, जो बलीजू साहब वगैरह चले गए, तो उस वक्त भी 6 महीने में उसके साथ भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा था, और फिर 1990 से तो मुसलसल अभी तक रहा। 34 साल मेरा हो गया। अभी पार्टी का मर्जी है, जिसको मर्जी ले आए, जिसको मर्जी लगा दे, क्योंकि उसकी मैंने अपना टर्नओवर जो जिस तरीके से मेरे से हो सका पार्टी के लिए मैंने कुर्बानी दी, पार्टी के लिए मैंने काम किया, और मैंने एक नजरियात और एक सोच के तहत किया। मैं किसी ओहदे के लिए या किसी इन चीज़ों के लिए नहीं किया था, क्योंकि बादशाह खान बाबा का एक फलसफा था, फिर वली खान बाबा का जो मेरे पास शफकत थी, मेरे ऊपर शफकत थी, जो उसने मेरे साथ जो प्यार मोहब्बत की, तो जाहिर है कि फिर इतनी चीज़ों में तो फिर कोई सोचे नहीं। फिर बंदियार खान साहब भी बहुत शफकत करते रहे, और फिर हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन जाहिद खान साहब, आपने क्यों दरखास्त जमा नहीं करवाई, आपने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, इख्तिलाफात तो अपनी जगह पे, वो तो हर पार्टी के अंदर कुछ पॉलिसियों पे इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त भी मैं कोई एप्लीकेशन दे दो, तो मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, और मैंने किसी उहदे के कोई भी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की, और न मैंने करना था, तो इसलिए फिर मैंने कोई दरखास्त नहीं की। और मैं चूंकि बस ये 34 साल बहुत बड़ी बात है, मैंने गुजारी अपनी इज्जत के साथ, अपने एहतराम के साथ, और स्पंदियार खान तक मेरा बहुत एहतराम किया गया। मैं भी उनका इज्जत करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, उसने हमें इज्जत दिया है। और लेकिन तो बहुत जायद खान साहब, अब आप ANP का हिस्सा हैं या आपने ANP से राहें जुदा कर ली हैं, और सियासी मुस्तकबिल का फैसला जो है वो आप आने वाले दिनों में करेंगे? देखिए, अभी ये तो बहुत इब्तिदा है ना। अभी तो चूंकि मैं अभी आज के इलेक्शन हुआ, आज चले गए, हालात देखते हैं। अभी तक तो मैं उसका मेंबर तो हूँ, एज ए मेंबर हूँ मैंने, क्योंकि मैंने एज ए मेंबर जो पार्टी के मेंबर होते हैं उसे तो इस्तीफा नहीं दिया है।
तो देखते हैं, सूरत हाल देखते हैं, हालात देखते हैं और उसके बाद फैसले करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम सियासी वर्कर हैं, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के लिए मुझे देखे ना, मैं इसलिए उस पार्टी का कि उसने मुझे 2 दफा सेनेटरी भी दी है, तो मैं उसका इज्जत एहतराम करता हूँ। हाँ, देखते हैं सूरत हाल को कि आगे इस मुल्क का तो सियासत जिस रुख पे जा रहा है वो तो अजीब सा जा रहा है। जितने भी मेरे ख्याल में सियासी वर्कर है वो तो या साइडलाइन हो रहे हैं या वो सियासत छोड़ रहे हैं, या हर एक पार्टी का ये पोजीशन है। तो अभी मैं कोई फैसला इस वक्त नहीं करता हूं, बस इतना ही है कि देखो सूरत हाल को देखते हैं और सूरत हाल देखते हुए हम अपना फैसला फिर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपके इख्तिलाफात पहले भी थे। एमल वली खान साहब जो हैं वो आपके घर तशरीफ लाए थे, आपसे उनकी बातचीत भी हुई थी, उसके बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हुए। आप बताएंगे कि आपके बुनियादी तौर पर अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत या उस वक्त के जो सदर थे या सूबाई सदर थे उनके साथ इख्तिलाफात थे क्या? पार्टी पॉलिसी के हवाले से आपके इख्तिलाफात थे या क्या इख्तिलाफात थे? देखिए, ये पार्टी के अंदर जब आप रहोगे, चूंकि इस्फंदियार खान साहब जब बीमार हो गए, जब वो सियासत क्रिटिकल सियासत से किनारा कश हो गए, तो जाहिर है कि फिर इख्तिलाफ, फिर चीज़ इशूज़ पे तो इख्तिलाफ होता रहा। लेकिन वो इस हद तक था, जहां तक आपने बात की है, वो ऐसा वक्त था कि उस वक्त मैंने अपना इस्तीफा, जो आज भी मेरे पास मौजूद है, मैंने तैयार किया हुआ था और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा था। लेकिन चूंकि फिर मुझे इस्फंदियार खान साहब की कॉल आई, इमल खान ने मिलाया, इमल खान से मेरे बात हुई और फिर उसने जो बात की तो मैंने उसे वो अपना जो इरादा था उसको तर्क कर दिया। मैंने कहा चलो अभी वैसे भी वक्त है, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि जाहिर है कि हमेशा के लिए ऐसा होता रहता है और इख्तिलाफ इस तरह इख्तिलाफ नहीं था हमेशा के लिए। हमारे जो टैंक होती थी या हमारे जो और कमेटीज उसमें भी इख्तिलाफात तो बात होती थी, लेकिन इस हद तक नहीं। जो फैसला हो जाता था फिर उसको माना जाता था। लेकिन जाहिद खान साहब, अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, वो वक्तन ब वक्तन ये जरूर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की यहाँ गलतियां थी, पीपल्स पार्टी भी मानती है कि हमसे ये गलतियां हुई। आप तो पार्टी के तर्जमान रहे, ये बताएंगे कि आपकी नजर में अवामी नेशनल पार्टी ने क्या कोई समझौते किए, तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने गलत फैसला किया, पीडीएम का हिस्सा बनकर गलत फैसला किया? आपकी नजर में एएनपी के कौन से फैसले थे जो आपकी नजर में नहीं होने चाहिए थे? देखिए जी, पीडीएम का फैसला गलत नहीं था, पीडीएम का फैसला मुतफिका था और बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि उससे जाहिर है कि आप जब एक रियासत में रहते, हम हमेशा के लिए इत्तेहादियों का में रहे। हमारी पार्टी वली खान बाबा के टाइम से हर का जो सिविल डिक्टेटर हो या मिलिट्री डिक्टेटर हो उसका मुकाबला क्या है और हम हरावल दस्ते का किरदार अदा क्या है। तो पीडीएम का तो कोई नहीं था उस पर, क्योंकि जब पीडीएम हुकूमत में चली गई तो मैंने इजहार तो 2-3 दफा किया था कि हमें नहीं सपोर्ट, और आपके टीवी चैनल पे भी मैंने किया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा कि ये हमारे गले वैसे पड़ रहे हैं, हमें नहीं ये अपने गले में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा तो आपको पता है हमारी पार्टी ने तो कोई उहदा भी नहीं लिया था, न वजारत लिए थे, न कोई एडवाइजरी ली थी। तो इस पे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थी, मैंने पार्टी से बार बार भी आगाह किया था और आपके चैनलों के जरिए भी किया था। तो वो तो ऐसी खास मतलब ऐसा नहीं था कि अभी जो मैंने ऐलान किया कि मैं नहीं हिस्सा ले रहा हूँ। जाहिर है कि वो एक चीज़ मुसलसल एक चीज़ आती रही, तो उस वजह से मैं यही था कि मैंने कहा कि अभी बेहतर है कि मैं किनारा कशी कर लूँ, और चूंकि नया क़यादत है वो क़यादत कैसे नहीं। लेकिन जाहिद खान साहब, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ वक्तों में ये खबरें भी सामने आई कि पार्टी के अहम फैसले होते थे, आप तर्जुमान होते थे, लेकिन जब आपसे राब्ता किया जाता था तो आप लाइल्म होते थे, आपके इल्म में नहीं होता था कि पार्टी क्या करने जा रही है, कौन सी मुलाकातें हैं। तो जब तर्जुमान आप थे तो आप इतने लाइल्म क्यों थे? आप समझते हैं कि पार्टी क़यादत ने आपको बहुत से फैसलों में ऑन बोर्ड नहीं लिया था? देखिए, आप बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन आपको मालूम भी है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा कि मुझे पता है। जब मुझे नहीं पता तो मैंने कहा मुझे कोई इल्म मेरे भी नहीं है, मेरे से नहीं पूछा गया कि मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या फैसले हुए, क्या नहीं हुए। ये तो एक सिलसिला तो चला आ रहा था, ये तो काफी अरसे से चला आ रहा था, और ये वक्तन फवक्तन जब इस्लामाबाद में मुलाकात होती, जब बात होती थी, तो आप लोग मेरे से पूछते थे, क्योंकि आप वाली बात है कि मैं तो स्पोक्समैन तो मैं हूँ। जब एक पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी से राबिता करते या फॉरेन एम्बेसडर से मुलाकात करते या कुछ करते हैं तो पार्टी की पॉलिसी के हवाले से करते, कोई जाति तो किसी के साथ दोस्ती तो नहीं थी ना। तो वो जब आप लोग मेरे से पूछते तो मैं बेखबर होता
मैं आपको खबर नहीं दे सकता था। तो जाहिर है मेरे लिए एम्बेरेसिंग पोजीशन तो जरूर होती थी, जिसका और मैं झूठ तो बोलने वाला नहीं हूँ, ना मैंने झूठ कभी बोला है जिंदगी में, कोशिश की है। देखिए इंसान तो है, लेकिन इंसान फिर भी झूठ बोल सकता है, लेकिन मैंने किया। और कई बार मेरे से मीडिया वालों ने पूछा है कि जी आपको इल्म है, तो मैंने इनकार किया कि जी मुझे कोई इल्म नहीं है। शायद नहीं, लेकिन फिर क्यों पार्टी क़यादत जो है वो आपको क्यों इन चीजों से दूर रखती थी, इसकी क्या वजूहत है? ये तो वो बता सकते हैं ना कि वजह क्या थी, क्योंकि इस्फंदियार खान साहब तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरे से चुकी थी, या इस्फंदियार खान के होते हुए जब वो एक्टिव था, तो इस्लामाबाद में आपको इल्म है कि जब भी किसी से भी मुलाकात होती, फॉरेन मिनिस्ट्री से होती थी, पॉलिटिकल पार्टी से होती थी, एहतियाती होती थी, जो भी चीजें होती थी आपके सामने मैं उसमें मौजूद होता था। और जब आप लोग, क्योंकि मैं पार्टी का स्पोक्समैन था और कोई ऐसा भी नालायक स्पोक्समैन नहीं था, इंशाल्लाह मैंने कोशिश की कि मैंने पार्टी को यहाँ पे जिंदा अपना रखा और हमेशा के लिए हर एक इशू पे। लेकिन अब जब तक आप तर्जमान थे जाहिद खान साहब, उस वक्त ये भी फैसला हुआ कि अहमद वली खान साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से सेनेटर बने, तो अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद हुई और कहा गया कि माजी में खुद असफंदियार वली साहब हों या बाचा साहब हों, उनको भी ये पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी थी। आप समझते हैं कि उस वक्त पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे कि अहमद वली साहब को वहां से नहीं सेनेटर बनना चाहिए? देखिए जी, जब वो सेनेटरी के लिए फैसला कर रहा था तो कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो उसमें इख्तिलाफ कहां से, किसी से उसने पूछा नहीं, वो खुद जाके उसने कर लिया, बस कर लिया। लेकिन कोई पार्टी का कोई फैसला नहीं था जिसमें जो फैसला हुआ ये उनका शायद जाती हो, क्योंकि मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी कि कहीं मशावरत हुई, कोई बात हुई है, तो मेरे इल्म में ऐसे कोई बात हुई नहीं थी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी और से मशावरत की होगी तो की होगी, लेकिन चूंकि मैं तो सोचमें मुझे तो कोई इल्म इसका नहीं था, वरना मुझे पता था। याद है कि ऐसी सूरत हाल में मैं एक आखिरी सवाल जाहिद खान साहब, एक मुख्तसर सवाल होगा कि अब इन तमाम इख्तिलाफात के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि आपसे कोई पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया हो या मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया हो, और आने वाले दिनों में क्या आप ये बता सकते हैं कि आप अहम फैसला करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जब पहले दफा जब आपने पहले वाली बात की थी ना, उस वक्त जब ये मीडिया तक था, मेरे तरफ से तो नहीं था, मीडिया पे जो बात चली गई थी कि वो नाराज है पार्टी से या कुछ पार्टी छोड़ रही है, इस तरह जो मीडिया में चल रही थी, तो पार्टियों ने तो राबिता किया था। अभी चूंकि ना तो मैंने कोई जिक्र किया, ना किसी पार्टी ने मेरे से कोई राब्ता किया, और अभी फिलहाल तो मैं पार्टी में बैठा हूँ। मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त मैं कोई अभी फैसला ना करता हूँ, मैंने किया है। इंशाल्लाह वक्त आने पे सब कुछ जब सामने आएगा तो देखेंगे फिर उस वक्त। अभी कोई फैसला मेरे नहीं, अभी पार्टी का मैं मेंबर हूँ, पार्टी में हूँ अभी। ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने ये भी ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जब अहमद वली खान साहब बलूचिस्तान से सेनेटर बने तो ANP के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे थे। अब जाहिद खान साहब के मुताबिक जब अहमद वली खान साहब ने यह फैसला किया तो पार्टी के जो रहनुमा थे, जो सीनियर रहनुमा थे, उनके साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और ये उनका ज़ाती फैसला था जो उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो आधा जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उनके वफाक के साथ बिजली और आटे की जो सब्सिडी है, इस मामले पर जो इख्तिलाफात हैं उस पर हम चौधरी कासिम मजीद साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त जो अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और जाहिद खान साहब के जो इख्तिलाफात थे और उन्होंने पार्टी का अहदा छोड़ा, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क में जो गंदम का बहरान और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने नोटिस भी लिया, तहकीकाती कमेटी कल इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करेगी। अब सूबों के इख्तिलाफात या बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हाल ही में जो सेनेट की कमेटी थी उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ब्रीफिंग भी दी थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सेनेट की फाइनेंस कमेटी के सामने रखे थे, और इस वक्त भी अगर देखें तो तहफ़्फ़ुज़ात वो हल नहीं हुए। हम चौधरी कासिम मजीद साहब से इस मामले पर बात करेंगे और पूछेंगे कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, वो वफाकी हुकूमत तक पहुँचने के बाद क्या इस मामले में पेशरफ्त हुई है या नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त बताइएगा कि अब सबसे पहले तो हमें याद है कि खुद वज़ीर आज़म साहब ने फाइनेंस कमेटी में आके ख़ास तौर पर बिजली का मामला उठाया था। वफाक के साथ जो आपने मामलात उठाए हैं वो बिजली के हवाले से हों या दीगर, बताइएगा कि उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, आपकी बातचीत का कोई नतीजा निकला है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नादिर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। हमारे जो इश्यूज थे, एक बिजली के हवाले से जो हमारा इशू था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वापटा के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर में लास्ट टाइम सदन की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात की थी। हमारा ये था वापटा से जो हमारा क्लेम है कि हमें जो बिजली दे रहे हैं हमें वो कमर्शियल तौर पर ना डील करें, जिस तरह वो बैरियर को या डिफेंस को डील करें सोसाइटी को, क्योंकि मंगला डैम से बिजली आपकी पैदा हो रही है और बेशुमार हमारे हाइडल पावर्स है, नीलम झेलम हमारा और दीगर है। और हमारी जो जाती जरूरत है आजाद कश्मीर के लोगों की वो 350-400 मेगावाट जरूरत है। तो वो हमने कहा था कि हमें कॉस्ट प्राइस पे हमें दी जाए, क्योंकि ये एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था पहले मंगला डैम रेजिंग में भी। उस पर फिर फेडरल गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम मिनिस्ट्रीज कमेटी बनी थी हमारी, जिसमें आजाद कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, हमारे नीलम झेलम के ट्राइपार्ट एग्रीमेंट का इशू था, लिंकेज मैनेजमेंट थी उसकी, उसके अलावा हमारा आटे का इशू था और दीगर हमारी जो डेवलपमेंट के जो हमारे फंड्स थे, उसमें काफी हद तक पेशरफ्त होगी थी। और फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई थी कि ये आपके जो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, एक नई गवर्नमेंट आ गई है, तो वैसे महीने 2 महीने उनको अपने लग गए सेटल डाउन होने में। और हमें उम्मीद है जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, जो हमें यकीन दहानियां कराई थी कि आजाद कश्मीर के लोगों को कॉस्ट प्राइस पर आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को बिजली दी जाएगी। और उसके बाद ये आगे फिर हमारी इस वक्त उम्मीद है कि हम क्या कहते हैं बिजली अपने स्टेट के लोगों को कितनी दें। इसके क्योंकि एक तो वो हमारे पैसे काट लेते थे, जो फेडरल डिजिटल पूल में हमारा शेयर बनता था वो 1 जुलाई को ये पहले काट लेते थे। इसमें भी जो केयर टेकर की वक्त की गवर्नमेंट की और स्पेशली मिनिस्टर डिफेंस जनरल नवाज साहब, उनके सरबराही में ये कमेटी बनी थी, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि एक 2022 के अंदर एक वायदा हुआ था, मंगला डैम रेजिंग जो एग्रीमेंट था उसमें अमेंडमेंट की गई थी। उसमें इन्होंने हमें वाटर यूजेज चार्जेस का कहा था कि आपको हम ये देंगे, पर जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का वो नेपरा डिटरमिन करेगी। वो कैबिनेट ने दोबारा 2023 में खत्म कर दिया है, क्योंकि हमारा नेपरा के साथ कोई तल्लुक नहीं है। नेपरा डिस्कोस ये पाकिस्तान पे लागू होती है, हमारे पे लागू नहीं होती। हम तो अभी जो मंगला डैम से जो जीएसटी हमारा बनता है, अगर हमारा जीएसटी हमें दे दिया जाए तो वो भी बिलियंस ऑफ रुपीज है हमारे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उस वक्त बड़ी यकीन कराई थी, और मैं इंस्टीट्यूशंस का भी दारूंगा जिनकी वजह से ये मामला आगे चले और काफी हद तक हमारी चीजें सेटलमेंट हुई थी, उस पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो मौजूदा पोलिटिकल लेकिन चोई साहब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी एक मामला उठा था सब्सिडी का, और वहां भी कई दिनों तक जो है वो धरना जारी रहा था। हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में भी जो आटे पर सब्सिडी का मामला था उस पर एहतजाज भी हुए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लोगों को इस वक्त भी हैं। आप समझते हैं कि सब्सिडी का मामला जो है वो हल हो चुका है, या अभी आप समझते हैं कि नहीं बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में हल हो जाएगा? नहीं, जो जीबी का प्रोटेस्ट है और आजाद कश्मीर में फर्क है। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है, हम लोग अभी आटे में सब्सिडी दे रहे हैं और मार्केट के अंदर 6,000 रुपया टन है या 6100 रुपीज पर टन है आटे का बैग, और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट वो दे रही है 3050% हम सब्सिडी दे रहे हैं। और टारगेट सब्सिडी है जो हम रिक्वायरमेंट से शॉर्टफॉल जरूर हुआ था लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ का बेल्ट है उधर हमें शॉर्टफॉल हुआ था। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट पासको से हम फुल प्राइस पे ले रहे हैं और आगे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रही है। तो इसमें हमारा आटे पर हमारा वफाक के साथ इशू नहीं है। एक इशू है जो पासको के साथ हमारे बिलिंग का इशू है, कुछ हमारी लाइबिलिटीज है जो हमने क्लियर करनी है। तो वो उस वक्त हमने पासको को रिक्वेस्ट की थी, फेडरल गवर्नमेंट को की, अब दोबारा हम उनको करें कि लाइबिलिटीज हम आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे। हमारा जो बजट है, जो हमारा शेयर बनता है वफाक की तरफ से, वो हमें पूरा दिया जाए एंड वो हम अपनी लाइबिलिटीज क्लियर कर देंगे। आजाद कश्मीर के लोगों को मौजूदा जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है ये आटे में सब्सिडी दे रही है, इसका कोई इशू नहीं है हमारा। जीबी का डिफरेंट इशू है, लेकिन इस वक्त हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चोई साहब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आज़ाद कश्मीर में एक सियासी जो इख्तिलाफात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर, या इवन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गिरी और इस वक्त जो हुकूमत है उस वक्त ये कहा गया कि ये आर्जी हुकूमत है और कुछ वक्त के बाद शायद नया सेटअप आ जाए, लेकिन अभी तक ये हुकूमत कायम है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ कश्मीर में चलने का फैसला कर लिया है, आप समझते हैं, या आने वाले दिनों में कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए जी, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए थे 2021 में, जनरल इलेक्शन में। उस वक्त भी ये फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिग्ड किया था। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में से हार गई थी। जो हमारी 12 सीटें पाकिस्तान के अंदर,
उनमें से 8 सीटें उनको दिलवाई गई थी और वो हुकूमत बनाई गई थी। उन्होंने फिर 2 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर अपने चेंज किए तहरीक इंसाफ ने। जो उनका दूसरा प्राइम मिनिस्टर थे तनवीर इलियास साहब, वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। उस समय फिर किसी जो हुक्मरान इत्तेहाद था उसके पास नहीं थी अक्सरियत जो अपना प्राइम मिनिस्टर बना सके, तो फिर ये एक मखलूत हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी उसमें मेजर स्टेक होल्डर है, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी हम थे 13 सीट्स के साथ। फारूक ब्लॉक और नून लीग के साथ मिलकर ये हुकूमत बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रियासत की बेहतरी के लिए, रियासत के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए, और बिलखुसूस जो इस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जो सिचुएशन है, हम कोई ऐसा अनरेस्ट आजाद कश्मीर के अंदर नहीं चाहते। हम अपनी रियासत को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपना जो रिश्ता मुल्क के पाकिस्तान के साथ इसको मजबूत करना चाहते हैं। वक्ती तौर पर एक एतहाद जरूर है, कोई ऐसी अभी हमारी प्लानिंग नहीं है कि फ्यूचर में हम आजाद कश्मीर के अंदर नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। ये हमारी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, जो हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फैसला होगा और आसिफ जरदारी साहब का और मोहतरमा फरियाद तालपुर साहब का जो फैसला होगा हम उसको फॉलो करेंगे, उस पर कंटिन्यूटी करेंगे हमारी। तो अभी हुकूमत स्टेबल आजाद कश्मीर के अंदर जी, लेकिन चोई साहब आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत बनी तो उस वक्त के बाद कुछ ही अरसे के बाद तहरीक इंसाफ ने ये भी बातें की कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्माद लाई जाएगी, मुख्तलिफ राब्ते भी हुए थे। आप समझते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्माद आए? नादिक भाई, वो तो एक तहरीक अदम-ए-इत्माद की पूरी प्रोसेस है। जो मेंबर असेंबली बनता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनूं, मैं मिनिस्टर भी बनूं। अपोजिशन अगर नंबर पूरे कर सकती है, तहरीक इंसाफ की बस 6 रुपनी अपोजिशन उनके नंबर ही नहीं है। तो मैंने आपको आगे कह रहा कि ये कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है कि सुबह हुकूमत गिर जाएगी, दिन को चली जाएगी, रात को चली जाएगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है और नून लीग भी उनके साथ है। कोई ऐसी बात नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत चौधरी अनवारुल हक साहब की क़यादत में तामीर और तरक्की का काम कर रही है और अच्छे तरीके से जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर के अंदर हम लोग अच्छा डिलीवर करेंगे। 2 दिन पहले हमने असेंबली के अंदर एक बिल पास किया, एक्ट बनाया है, हमने इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है वल्नरेबल पीपल्स के लिए। और अभी हमने ये पास नहीं किया था कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसको कॉपी करना चाहती है। हम रियासत के अंदर लोगों की बेहतरी करना चाहते हैं। हम तो इसको इस हद तक लेके चल, रियासत के अंदर जो 0% जिनकी इनकम है लोगों की, जो बेवाएं, जो तलाक याफ्ता ख्वातीन है, हमारी माजूर लोग हैं, ओल्ड पीपल्स हैं, जिनको एजुकेशन का इशू है, जॉब का इशू है, अब उनके लिए एक डेवलपमेंट फंड बनाया प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने। 10 बिलियन सीड मनी हमने इसमें रखी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि रोज आए रोज बजाय किसी अदम-ए-इत्माद का हिस्सा बने बंदा आजाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है इसको मजबूत किया जाए और मुल्क की तरक्की में एक अपना रोल अदा किया जाए। हाँ, लेकिन आपको याद होगा कि अब यहाँ वफाक में तो तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि 8 फरवरी के बाद जो है वो हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत में ही माहौल बन चुका है। आप देख रहे हैं 2 वज़राए आज़म जो थे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था, वो चले गए, नए वज़ीर आज़म आए, आपकी हुकूमत बनी। अब आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अगर आने वाले दिनों में इंतखाबात होते हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी आप ऐसा माहौल देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाकई पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है? सर, आजाद कश्मीर के अंदर ना तो तहरीक इंसाफ माजी में मजबूत थी, ना है और ना इंशाअल्लाह ताला होगी। आजाद कश्मीर में आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये शर्त है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में बारीक से इलेक्शन जीत जाएगी। हमारा अगर किसी के साथ मुकाबला है तो नून लीग के साथ होगा। तहरीक इंसाफ एक बबल थी जो आजाद कश्मीर के अंदर 4-5 साल उसकी एज है, जिसको लॉन्च किया गया। आजाद कश्मीर के लोग पहचान गए। आजाद कश्मीर के लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने 1 मिनट खामोशी के अलावा कोई काम नहीं किया। और मैं सलाम पेश करता हूँ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को भी और मौजूदा हमारी जो वफाकी हुकूमत है कि उन्होंने कश्मीर के बारे में जो पॉलिसी थी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रखी है कि आजाद मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ ही हम और तहरीक आजादी के लिए जिस हद तक काम करना पड़ा हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और हम मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क के पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए रियासत की हुकूमत, रियासत के लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। नहीं, लेकिन आपने जिक्र किया कि माजी में तो सिर्फ 1 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की जाती थी। अभी आपने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र भी किया, लेकिन आप समझते हैं कि ये फैसले यहीं तक ठीक हैं? आप समझते हैं कि नहीं, हुकूमत को मजीद कोई मौसर इकदाम उठाने चाहिए मकबूजा कश्मीर के हवाले से, या फिर जो भारत कर रहा है?
तब देखिए अभी जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी अभी लॉन्च करेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जून 4 या 6 को उनका इलेक्शन है। उसके बाद वहां का रिजल्ट देखते हैं कि कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, उसके मुताबिक फिर फॉरेन ऑफिस हमारी फॉरेन पॉलिसी जो फेडरल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, आपकी नेबर में कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके मुताबिक होगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो मकबूजा कश्मीर के बारे में जो वफाक की पॉलिसी होगी वो पहले से भी ज्यादा मजीद मजबूत और मौसर होगी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शुरू में हमने जिक्र किया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कानून साजी है, ख़ासतौर पर फेक न्यूज़ के हवाले से या दूसरी जो अहम कानून साजी के हवाले से सूबाई हुकूमत दावा कर रही थी कि या मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा जा रहा था। फिर आप कच्चे का ऑपरेशन देखें तो कौमी असम्बली हो या सेनेट के अंदर भी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई सेनेटर्स और MNAs जो हैं उन्होंने ये मामला पार्लिमान में भी उठाया था। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। शोएब अहमद भट्ट साहब वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि अब मुख्तलिफ दावे इलेक्शन से पहले भी किए गए और अब भी कहा जा रहा है कि पंजाब जो है वो लीड करेगा, अहम कानून साजी भी करने जा रहा है सूबा। बतौर वजीर कानून आप बताएंगे कि कौन सी अहम कानून साजी है जिसका जो प्रायोरिटी है आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की? Sir, Bismillahirrahmanirrahim, and I would like to thank you for inviting me to the show. सर, सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमें अगर एज अ पब्लिक अगर हम सारी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिला तफरीक देखें तो सबसे पहले हर सूबे के जो हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके वज़रा आला जो जिस जमात से हैं उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा वज़रा आला सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके बाद उनकी टीम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं ज़रूर नाजरीन से करूँगा कि आप बिला तफरीक इसको ज़रूर घर बैठ के ज़रूर सोचें कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है और पंजाब की टीम मैडम मरीम नवाज साहब की टीम काम कर रही है। अब मैं अपनी वजारत कानून की तरफ वापस आता हूँ और जो आपने मुझसे सवाल किया सर, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि आवाम को पता होना चाहिए कि आजकल का जो दौर चल रहा है इस पे बहुत से लोग एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और वो उससे बारिउल कज़ा हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए क्योंकि ये आजकल की एक रिक्वायरमेंट भी है और एज आई हैव सीन इट फ्रॉम माई ओन आइज़ कि सर बहुत ही ज़्यादा इस कानून के अंदर फ्लॉज है जिसका नाम है डेफमेशन लॉ। डेफमेशन लॉ के अलावा साइबर क्राइम के लॉ को भी हम बहुत डीपली देख रहे हैं और जो भी उसके अंदर लूप होल्स हैं इन शेप ऑफ डेफमेशन लॉज, इन शेप ऑफ एनी अदर लॉज, इंशाल्लाह इन लूप होल्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और जैसे ही ये लॉ बिल्कुल इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा जो कि बहुत जल्द होगा और अगर आपके साथ और अगर मेरे साथ या किसी और के साथ बिला तफरीक अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा तो आई वुड अश्योर यू सर कि डेफमेशन लॉ इम्प्लीमेंट उस पर होगा और इस पर एक छोटी सी सज़ा नहीं बहुत हार्ड सज़ा होगी ताकि आज के बाद कोई भी किसी पे बहतान लगाते हुए किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये मद्देनज़र रख कर के मैं उससे भागूंगा नहीं। अगर वो उसको नहीं साबित करेगा तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। पहला तो हम कह रहे हैं डेफमेशन लॉ पे। दूसरा सर हम बच्चियों की शादी पे क्योंकि जो नई मरदमशुमारी आई है सर उसके मुताबिक तकरीबन 18% तकरीबन 20 से 24 साल बच्चियों की शादी जो हुई है वो कम उम्र में हुई है। तो हम उसको भी देख रहे हैं कि जो हमारी बहन हमारी छोटी बेटियां जिनकी शादी उस मुद्दत उनकी एज से पहले हुई हैं हम वो भी देख रहे हैं। हम चाइल्ड लेबर लॉज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट लॉज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ लॉज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम सिविल एक्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम पुलिस ऑर्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वन लॉ, इट्स नॉट अबाउट टू लॉ, वी आर वर्किंग ऑन डजन एंड यू विल सी इन द कमिंग डेज के इंशाल्लाह ताला बहुत चेंज आने वाली है और इंशाल्लाह ताला लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है उसको हम फास्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए वी विल स्टैंड बाय इट इंशाल्लाह। लेकिन पंजाब में आपको मालूम होगा कि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा अहम इशू है और कराची हो या फिर पंजाब हो आप देख लें कि वहाँ पे हमेशा ये मामला उठता है। उस हवाले से भी कोई कानून साजी आप समझ रहे हैं कि होने जा रही है? सर इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़रूरी एक स्मॉग के ऊपर एज एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट हैपनिंग टॉपिक नाउ डेज। तो सर स्मॉग के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह ताला
कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भट्टे वाले उनके एनवायरनमेंट के ऊपर हम सर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम ये काम नहीं कर रहे कि इसको देख लिया तो बस एक बना के वो कर दिया। वी विल टेक दैट थिंग, हम उसके ऊपर उसके जो फ्लॉज हैं, उसके लॉज हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, उनकी चीज़ों को चेंज करेंगे, रूल्स को अमेंड करेंगे, असेंबली में उसकी एक हेल्दी बहस करेंगे, क्योंकि ना वो रूलिंग पार्टी से हो एज वेल एज ऑपोजिशन से भी हो। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट लॉज के ऊपर हम बेहतरीन तरीके से, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उस पर काम हो रहा है, वंस इट्स बीन टेबल बिफोर द ऑनरेबल पंजाब असेंबली और वहां से पास होगा तो डिटेल में आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बिल्कुल, लेकिन बर साहब ये भी बताइएगा कि हमने फेक न्यूज का जिक्र किया या डिफेमेशन का कानून, अब इस हवाले से वफाक हो या सूबे हो, वहां पर कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आप समझते हैं कि इस कानून में आप अगर सजाएं बढ़ा रहे हैं तो सजा कितनी होगी, जुर्माना कितना होगा? और सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि तायुन कैसे होगा कि किसी के खिलाफ किसी ने गलत खबर दी या किसी के खिलाफ जातियात पर उतर कर या पर्सनल होकर किसी ने कोई बयानात दिए हैं? सर आजकल का ज़माना जो है ना, आप कहीं भी बात कर रहे हो तो दैट वो किसी से छुप नहीं सकती। अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, या किसी के ऊपर, वन हैज़ टू प्रूव इट। अगर कोई भी बंदा अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा और उसको प्रूव नहीं कर सकेगा तो जो भी, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सर हम इसके ऊपर डिटेल्ड काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ टू अर्ली कि मैं आपको सारी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करूँ। Once it's going to be tabled before the Punjab Assembly, I assure you कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरा डिटेल प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक मसला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का भी हो, वो सिंध में हो या दीगर सूबों में हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके सामने होगा, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो नहीं हुए। फिर आप देखें कि बल्दियाती कवानीन में MQM सिंध में तो मुतालबा करती है कि उसमें तरमीम होनी चाहिए। क्या आप बताएंगे कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट जो कवानीन है उस हवाले से क्या तरमीम करने जा रही है? सर मैं आपसे सबसे, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। देखिए सर, हमारे मुल्क के अंदर या मामलात के अंदर सबसे चीज़ें ये देखने की जरूरत है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का इंटैक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा और 15,000 यूनियन काउंसिलों पे मुश्तमिल है, प्लस है और भी एड अप होंगे जिसके अंदर टाउन कमेटीज़ भी हैं, जिसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हैं। लेकिन सर क्या कि आवाम को ये बताना ज़रूरी नहीं होगा कि वो जो अच्छे तरीके से सारी यूनियन काउंसिलें और लोकल गवर्नमेंट का पूरा एक एटमॉस्फेयर अच्छे बेहतरीन तरीके से चल रहा था, उसको किस गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, किसने उनको तोड़ा, किसने उनको काम करने से रोका, किन्होंने उसकी फंडिंग रोकी? सर वो कोई मेरी ज़ात और आपकी ज़ात या किसी की ज़ात नहीं थी सर, वो पाकिस्तान पंजाब की अवाम की ज़ात थी। उनको काम करने से रोका, अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया, और वही लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे नाकाम हुए। लेकिन इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि मैं उस कैबिनेट कमेटी का मेंबर भी हूं जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला यू विल सी वी आर ब्रिंगिंग द लॉ, और इंशाल्लाह उसमें हम बहुत ही अच्छी चेंजेस करेंगे जिससे आम आवाम को सर इंशाल्लाह उस पर रिलीफ मिलेगा। जैसे कि एज ये यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट वीक हमारी ऑनरेबल CM साहिबा ने एक रोड मैप दिया है, साफ सुथरा पंजाब। सर वो जो जिस तरह लाहौर LWMCA इस तरह के और प्रोजेक्ट बड़े शहरों में इंट्रोड्यूस होंगे, हर गांव में इंट्रोड्यूस होंगे, एंड यू विल सी इन कमिंग डेज कि जब ये लॉ की अमेंडमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी कि साफ सुथरा पंजाब आपको ऑन ग्राउंड भी नजर आएगा, और उस पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। और जब इंशाल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट का लॉ हम फाइनलाइज करेंगे और लोकल गवर्नमेंट के हम इंशाल्लाह इलेक्शन भी करवाएंगे, और आप देखेंगे कि वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो पंजाब हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो कानून साजी है और उसके साथ साथ जो कच्चे के ऑपरेशन के हवाले से खास तौर पर सिंध में भी ये कहा गया कि वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए, तो पंजाब क्या समझता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बर साहब, आप पर तनकीद ये भी होती है कि अब आप सड़कों की बहाली का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर यह भी सवाल किया जाता है कि ये बेहतर नहीं होता कि ये जो रकम है, ये जो पैसे हैं, फंड्स हैं, ये बेहतर होता कि तालीम पर लगाए जाते या सेहत के शोबे पर लगाए जाते? आप समझते हैं या आप समझते हैं कि सड़कों की बहाली भी जो है वो पंजाब के अंदर एक अहम इशू है? सर देखिए सर, मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब गवर्नमेंट आई ना सर,
हमने एक एक डिपार्टमेंट को, हमारी सीएम ऑनरेबल सीएम साहिबा ने एक एक डिपार्टमेंट को बड़ी डेप्थ से देखा, एक प्रॉपर प्लान किया। सर सेहत के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ तो सर हमारा कल भी एक मैडम ने फ्री मेडिसिन वाला खुद जाके लोगों को घर जाके दी, जिसमें फ्री मेडिसिन के अंदर कैंसर की मरीज भी हैं। फील्ड हॉस्पिटल सर आवाम की सेहत के लिए उनकी दहलीज पर उनकी खिदमत हो रही है। सर ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें नहीं हो रही, यहाँ पे बड़े बड़े दावे नहीं किए जा रहे पिछले हुकूमत की तरह कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और घरों में बैठकर। यहाँ पे सर हमारी ऑनरेबल सीएम साहिबा भी ऑन द फील्ड में अंदर है। आप हमें देखें, वजीरों को, सारे वजीरों की स्टॉक टेकिंग की जाती है कि रोज किसने कितना कितना काम किया, उसके मिनट्स बनाए जाते हैं, कौन किधर जा रहा है, किसने क्या क्या काम किया, एक डिटेल मीटिंग रात को होती है। सर उसके अलावा अगर आपने सेहत की बुनियाद में, मैंने 2-3 चीजें आपको ये बता दी, फील्ड हॉस्पिटल, फ्री मेडिसिन, रीवैम्पिंग ऑफ BHUs, RHCs, जिसको सर आज तक किसी ने देखा ही नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सर हम लोग शहरों की हद तक नहीं, ये हुकूमत पंजाब के हर छोटे बड़े गांव के अंदर, हर जगह के अंदर जाकर, जहाँ पे छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं, उनको हम लोग, क्योंकि मेरे पास मुफासलात और तामीरात वाला भी मेरे पास प्राइमरीली उसका भी पोर्टोफोलियो है, तो सर हम उसकी रीवैम्पिंग कर रहे हैं सेहत की हद तक। अब आ गया सेकंड एजुकेशन के ऊपर। सर एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह ताला आप देखें कि हमारे जो डिपार्टमेंट एजुकेशन के उसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड काम हो रहा है और उसकी भी पूरी जो है फिक्सिंग इंशाल्लाह वो उनको, उनके जितने भी डिपार्टमेंट की जो उनकी नीड्स होंगी दैट विल बी फुलफिल्ड। अब कमिंग बैक टू माय डिपार्टमेंट CNW, सर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर सर मैं फिर ये बात कहूंगा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के आप मंसूबे पाकिस्तान में से निकाल दें तो आपको सिर्फ खंडरात नजर आएंगे। आपको उस वो इन शेप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मोटरवेज देखें, हेल्थ देखें, मतलब आप इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें देखें। तो कमिंग बैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सर हम लोग कोई इस तरह नहीं कर रहे कि हम ये सड़क है तो ठीक करें। हमने एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स उनको भी इनवाइट करेंगे, लोकल और नेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इनवाइट करेंगे। एक प्रॉपर सेमिनार कर रहे हैं हम उसके ऊपर। ऑलरेडी हमने रोड रेस्टोरेशन में 590 रोड्स ले ली हैं। दैट इज गोइंग फॉर द री रेस्टोरेशन प्रोग्राम। लेकिन साहब जनूबी पंजाब, सर ये लास्ट बात करना बहुत जरूरी है प्लीज जी। सर हम 5 एक्सप्रेसवेज इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट, 1 फ्रॉम द साउथ पंजाब, 1 फ्रॉम द नॉर्थ पंजाब एंड 1 फ्रॉम द सेंट्रल पंजाब, और गुजरांवाला को हम इंशाल्लाह सिग्नल फ्री कर रहे हैं। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उस तालिब इल्म के लिए जिसने सुबह स्कूल जाना है, उस माँ के लिए जिसने सुबह अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए जाना है, उस अपने मरीज के लिए जिसने अस्पताल जाना है, उस मुसाफिर के लिए सर जिसने अपनी मंजिल मकसूद पर टाइम पे पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, देन हेल्थ एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये सारे एक सतून है, ये सारे सर एक बिल्डिंग है, ये उसके सतून है। लेकिन भट्ट साहब आपको याद होगा कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो या पंजाब के दीगर ताले हो, वहां पर कभी कभी मंशियात के इस्तेमाल की बातें सामने आ जाती हैं, फिर होली मनाने पर पाबंदी के नोटिफिकेशन सामने आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों को कैसे रोका जा सकता है? सर मैं ये बात करूंगा कि जी सबसे पहली बात यह है कि हम सबको अपने अंदर एक टॉलरेंस पैदा करनी है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन आ गई है। इन शेप आप लोगों को देखें कि लोग एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। वो हेल्दी, आप किसी के साथ बहस ही नहीं कर सकते। अगर इस तरह की चीजें हमें एज ए सोसाइटी वी नीड टू टॉलरेट दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखें। अगर हमारे कोई हिंदू भाई हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल रखें, कोई क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनकी इज्जत का ख्याल रखें। सर टॉलरेट हमें करना चाहिए और ये हमारे अपने दीन के अंदर भी मौजूद है। सो एज अ पार्ट ऑफ दैट हम सबको इकट्ठे लेके चलना चाहिए। अगर कोई चीजें किसी से रोकते हैं तो वो उनका अपना, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मंशूर है सबके साथ एक जैसा इक्वल सलूक, प्यार वाला सलूक, मोहब्बत वाला सलूक। जितने भी जो हमारे बहन भाई जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमने उनको ये पैगाम देना चाहते हैं स्पेशली फॉर पंजाब एंड पाकिस्तान कि ये मुल्क आपका मुल्क है। आए हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे इस मुल्क के बारे में सोचें और इस मुल्क की तरक्की का
हिस्सा बने। लेकिन बर साहब, अब जैसे सिंध में कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ चीजें सामने आई, एक बड़ा चैलेंज भी था, इवन सदर ममलकत ने खुद कराची में एक अहम इजलास की सदारत की। वही मैंने शुरू में जिक्र किया कि पंजाब के हवाले से भी ये सवालात उठते हैं। आप क्या समझते हैं कि कच्चे का ऑपरेशन पंजाब हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? सर इंशाअल्लाह ताला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको बड़ा ही डिटेल तरीके से देख रहे हैं कि ऑलरेडी जिन ने जिस तरीके से ऑपरेशन किया और इसके अंदर फ्लॉज क्या थे, उन फ्लॉज को देखते हुए कि किस जगह से हम उन फ्लॉज को, लूप होल्स को फिल अप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह यू विल सी इन कमिंग डेज हम एक प्रॉपर तैयारी के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ जाएंगे और कामयाबी मेरा अल्लाह देगा, क्योंकि सर हमारी नीयत ठीक है। और इंशाल्लाह तो आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस जो है इस मामले से निमट सकेगी, या आप समझते हैं कि नहीं फिर रेंजर्स या आर्मी की जरूरत पड़ेगी? सर ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं, ये किसी फर्दे वाहिद की नहीं, किसी फर्दे पार्टी के नहीं, किसी के नहीं, ये पंजाब के नहीं, ये पाकिस्तान के। ये सर सारे डिपार्टमेंट्स एक पाकिस्तान की खिदमत के लिए। अगर हमें पता लगेगा कि जिस तरीके से किस एंड से हम किस की रहनुमाई के साथ और कोशिशों के साथ अगर हम उस चीज़ को और अपने पंजाब के अमन के लिए ला सकते हैं तो हम सबको यूटिलाइज करेंगे। बट वी नीड टू सी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि इसके अंदर कौन कौन से लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स की हमने निशानदेही कर रहे हैं। करने के बाद इंशाल्लाह यू विल सी इन कमिंग डेज कि एक प्रॉपर प्लान के साथ वी विल गो और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त पंजाब में आपकी हुकूमत है, इवन वफाक में जो वजीर आजम साहब हैं उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, आपकी वफाक में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं है, MKM शामिल है। लेकिन अब खास तौर पर पंजाब के हवाले से भी आपके ऊपर ये तनकीद हो रही है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी जानिब से, कि आप उनके खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं वो केसेस जो हैं वो सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बतौर वजीर कानून आप समझते हैं कि वाकई पंजाब के अंदर कोई ऐसे केसेस बने हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नहीं बनने चाहिए थे? सर ये माजी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जो है ना यादें दिला देता है सर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है सर। मैंने जैसा आपको पहले बोला कि हमारी CM साहिबा ने जब पहले दिन भी मीटिंग की कैबिनेट के साथ, उन्होंने कहा कि नीयत के साथ हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, हमने नीयत के साथ काम करना है। हमने किसी के ख़िलाफ़, सर हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है इनके लिए, हम इनके ऊपर झूठे मुकदमात सोच कर अपना टाइम ज़ाया नहीं करने चाहते, हम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। वी आर हेयर टू डिलीवर इंशाअल्लाह ताला। ना हमारा ज़हन इनकी तरफ है, ना हमने इनके साथ आंख मचोली की गेमें खेलनी है, ना हमारे पास इतना वक्त है कि हम इनके लिए ज़ाया करें। हम उसी वक्त को यूटिलाइज करेंगे अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, बेहतर इक़दामात के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ना हमारी ये सोच है कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करें। हाँ, लेकिन अगर किसी ने रूल ऑफ लॉ के खिलाफ बात की, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए, हमारे डिपार्टमेंट्स को ख़राब करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली इट्स अंडर द लॉ। ये प्रोविजन ऑफ लॉ हमें ये इजाज़त देती है कि जो पाकिस्तान का खराब करने के, पंजाब का अमन खराब करने के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिला तफरीक होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपको याद होगा कि 9 मई के हवाले से इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि जो सजाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें आज़ाद किया जाए, या इस तरह का फैसला शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। आप समझते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके हवाले से वज़ीर आला साहिबा ने यह कहा हो कि इन केसेस को रिव्यू किया जाए? क्या पंजाब हुकूमत 9 मई के केसेस हो या दीगर केसेस हो, उनमें से चंद केसेस को रिव्यू करने का इरादा रखती है? सर इंशाअल्लाह ताला मेरे पास 2 दिन पहले ये पोर्टफोलियो आया है। इंशाअल्लाह ताला बाय इन दिस कमिंग वीक आई विल बी इन अ प्रॉपर सिचुएशन टू टेल यू कि हमारे पास कौन कौन से मुकदमात आ रहे हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट फीमेल CM साहिबा है और उनका जहन और उनका नीयत, उसकी यही बात है कि किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती भी ना हो। बट सर वी डू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सारे इंस्टीट्यूशन मेरे और आपके इंस्टीट्यूशन हैं, ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं सर। यहाँ पे किसी की ज़ात की, किसी फ़र्द वाहिद की बात नहीं हो रही सर, पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन की हो रही जिन लोगों ने अपने बहन भाइयों, अपनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और अगर इन लोगों ने, इस तरह के शर पसंदों ने अगर पाकिस्तान के इन्हीं हमारे इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की तो सर ये किसी माफ़ी के लायक नहीं है। हाँ, अगर उनमें कोई गलत लोग इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और अगर वो केसेस हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट में आते हैं, श्योरली एज आई टोल्ड यू बिफोर, बिकॉज हमने सिर्फ मेरिट करना है एंड इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू दैट एंड आई विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू टेल यू इन नेक्स्ट प्रोग्राम कि कौन से केसेस आए और कौन से हम रिव्यू करने चाह रहे हैं, और जो रिव्यू करेंगे वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला दिया। नाजरीन, शोएब अहमद भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने खासतौर पर जो लोकल गवर्नमेंट कवानीन है या डिफेमेशन का जो कानून है और पंजाब हुकूमत जो है कौन से अहम जो कानून साजी है वो करने जा रही है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।